लॉगिन चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, और आज का टॉपिक है प्रतिफल की पर्याप्तता। ये टॉपिक बैंक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिफल हम लोगों ने पढ़ा कि प्रतिफल क्या होता है और वह कॉन्ट्रैक्ट में कितना जरूरी है। लेकिन प्रतिफल की पर्याप्तता, प्रतिफल कितनी मात्रा में होना चाहिए, क्या ये जरूरी है या नहीं है, या प्रतिफल की पर्याप्तता की कोई वैल्यू नहीं है, ये हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। छोटा सा होगा, उसको आप ध्यान से सुनिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो चलो प्रतिफल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि प्रतिफल जो है, जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि प्रतिफल की परिभाषा धारा 2D में दी गई है और प्रतिफल के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 25 में है। ठीक है, प्रतिफल की पर्याप्तता जो है वह विचारणीय है। कब विचारणीय है? कुछ मामलों में विचारणीय है, सभी मामलों में विचारणीय नहीं है। प्रतिफल की पर्याप्तता जब विचारणीय है जब मामला स्वतंत्र सम्मत के प्रश्न पर विचारित हो रहा हो। ठीक है, अगर स्वतंत्र सम्मत का प्रश्न आ गया है बीच में कि सम्मति जो दी गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वह स्वतंत्र है या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिफल का जो मामला है, प्रतिफल की पर्याप्तता विचारणीय है। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाएं, तब आप समझिए। ए ने बी को अपनी घड़ी बेची। ठीक है, जो बी है वो ए का टीचर है। क्या है? ए का टीचर है। तो ए ने बी को अपनी घड़ी बेच दी। घड़ी बहुत अच्छी थी, जिसकी कीमत लगभग लगभग 4,000 रुपये होनी चाहिए थी। ठीक है, 4,000 रुपये घड़ी की कीमत होनी चाहिए थी, लेकिन ए ने बी को अपनी घड़ी केवल 200 रुपये में बेच दी। तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं ये देखना जब चाहेंगे, तो यहाँ पर सभी कंडीशंस आपको कंप्लीट मिलेंगी। ए 18 साल का है, बी भी 18 साल का है, मतलब 18 साल से ऊपर है, टीचर है। ठीक है, ए की उम्र 18 हो चुकी है। ठीक है, दोनों स्वस्थ चित्त हैं। इसने प्रस्ताव किया, इसने एक्सेप्टेंस किया और घड़ी ले भी ली, सब कुछ हो गया है ना। और यहाँ प्रतिफल भी है 200 रुपये का। लेकिन फिर क्वेश्चन उठा कोर्ट में जाके कि ए ने क्वेश्चन केस किया कि बी ने उस पर असम्यक असर डाल के घड़ी ले ली है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो प्रभावशाली स्थिति में है वो दूसरे व्यक्ति पर असर डाल के संविदा को एग्जीक्यूट करवाता है या संविदा को कमिटमेंट करवाता है। ठीक है, ए ने ये दावा किया कि बी ने असम्यक असर डाल के उससे घड़ी ले ली। तो जब ऐसा क्वेश्चन उठेगा, जब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं उठेगा तब तक बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि घड़ी 4,000 रुपये की थी, 200 रुपये में बेची गई या 2 रुपये में बेची गई। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन उठेगा कि ए कहता है कि जो सम्मति थी वो हमारी स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि असम्यक असर का प्रयोग किया गया या किसी भी प्रकार से अन्य प्रकार से स्वतंत्र सम्मत नहीं थी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन उठाता है, तो यहाँ पर पर्याप्तता का क्वेश्चन अराइज हो जाता है। प्रतिफल की पर्याप्तता फिर देखनी पड़ती है, और जब तक ऐसा क्वेश्चन अराइज नहीं होता तब तक प्रतिफल की पर्याप्तता देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब बताइए, प्रतिफल जो है वो पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रतिफल वास्तविक होना आवश्यक है। देखिए, पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है कब तक? जब तक स्वतंत्र सम्मत का क्वेश्चन ना उठे, और अगर स्वतंत्र सम्मत का क्वेश्चन उठा है फिर प्रतिफल की पर्याप्तता देखी जाएगी। लेकिन प्रतिफल का काल्पनिक प्रतिफल नहीं होना चाहिए, वास्तविक प्रतिफल होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक प्रतिफल से क्या तात्पर्य है ये भी बताया गया, स्पष्ट किया गया है कि वास्तविक प्रतिफल से तात्पर्य ऐसा प्रतिफल जो विधि की दृष्टि में कुछ मूल्य रखता हो। अगर विधि की दृष्टि में उसका कुछ मूल्य है तब तो वो वास्तविक प्रतिफल है, लेकिन अगर विधि की दृष्टि में उसका कुछ मूल्य ही नहीं है तो वह वास्तविक प्रतिफल नहीं माना जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं कि बताइए क्या निम्न प्रतिफल वास्तविक प्रतिफल है या पर्याप्त प्रतिफल है। तो ऐसे में बताना पड़ता है कि निम्न जो है वो प्रतिफल है या नहीं है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि बात चलाने से प्रवृत्त रहना। कोई अगर कंसिडरेशन में ये कहता है कि हम इस बात को नहीं करेंगे या बात नहीं चलाएंगे, और अगर वह सिविल केस है तो ऐसी स्थिति में उसको प्रतिफल माना जा सकता है। राधा रानी वर्सेस रामदास के केस में भरण पोषण देने की संविदा हुई, प्रतिफल भरण पोषण का बाद नहीं लाएगी, न्यायालय ने प्रतिफल माना।
मतलब बाद प्रतिवादी ने कहा कि वह भरण पोषण का केस नहीं लाएगी, तो न्यायालय ने इसे क्या माना, प्रतिफल माना। मतलब अगर सिविल केस को ना चलाने की संविदा हो, सिविल केस से दूर रहने की संविदा हो, तो इसे प्रतिफल माना जाएगा। दूसरा है विधिक कर्तव्य का पालन प्रतिफल नहीं है। अगर कोई विधिक कर्तव्य का पालन करता है तो उसे प्रतिफल नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति जो किसी केस में चश्मदीद गवाह है, उस या किसी भी अन्य प्रकार से गवाह है, तो उसकी गवाही देना उसका विधिक कर्तव्य है। अगर इसके बदले वो कोई कार्य करता है या पैसे लेता है तो ये प्रतिफल नहीं माना जा सकता। आर एस चेट्टी बनाम पी एस चेट्टी में यही बात न्यायालय के समक्ष रखी गई थी। ठीक है, और न्यायालय ने इसे माना। अब आगे देखते हैं, ग्लास ब्रुक्स लिमिटेड वर्सेस ग्ले मॉर्गन काउंटी काउंसिल। 1925 का प्रीवी काउंसिल का केस है। खान में हड़ताल के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, क्योंकि अतिरिक्त सुरक्षा विधिक कर्तव्य से अधिक थी, अतः उसे प्रतिफल माना गया। अतिरिक्त सुरक्षा वेतन में कवर नहीं होती, क्योंकि अगर वेतन में अतिरिक्त सुरक्षा को कवर कर देंगे तो बहुत से जो कॉज ऑफ एक्शन है वो खत्म हो जाएंगे और अन्याय होना शुरू हो जाएगा। अगला है संविदात्मक कर्तव्य। अगर कोई कर्तव्य ऐसा है जो संविदा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है, मतलब किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिफल है वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक संविदा के लिए पहले ही विधिक कर्तव्य हो चुका है। रामचंद्र चिंतामणि बनाम कालू राज्य के केस में अधिवक्ता के शुल्क के अलावा इनाम का वादा प्रतिफल नहीं माना गया। ठीक है, रामचंद्र चिंतामणि के बीच केस चल रहा था और उसमें यह था कि अगर हम केस जीत जाते हैं तो हम आपका शुल्क तो देंगे ही, साथ में इनाम भी देंगे। तो ये जो इनाम का वादा था वो बाद में पूरा करने से मुकर गए और इसी के खिलाफ केस डाला गया, जो कि वह हार गए। ठीक है, तो संविदा में जो पहले से ही सृजित हो चुके हैं दायित्व, तो उन्हें प्रतिफल नहीं माना जा सकता। वस्तु स्वीकारना प्रतिफल है। किसी ऋण अदायगी के बदले वस्तु को स्वीकार करना प्रतिफल माना जाएगा। वचनात्मक विबंध। अगर कोई वचनात्मक विबंध के द्वारा दे रकम से कम स्वीकार करता है तो भी उसे प्रतिफल माना जाता है। जैसे मान लीजिए ए के बी पर 5,000 रुपये उधार थे, है ना, लेकिन बी ने कहा कि देखो भाई, हम 4,000 रुपये ही जुटा पा रहे हैं, 5,000 मेरे पास नहीं है, लेकिन ये 4,000 रुपये हम आपको इस शर्त पे देंगे कि फिर आप हमसे अब 1,000 रुपये नहीं मांगोगे और ये जो उधारी है वो ख़त्म मान ली जाएगी। चूंकि ये जानता था कि ये पैसे भी मिलने मुश्किल हैं, इसलिए वह कहता है कि हाँ 4,000 दे दो, इसमें हम मान लेंगे कि तुमने पूरे रुपए चुका दिए। अब बी ने जब ए को 4,000 रुपये दे दिए और अपना पूरा इसके बदले ये कहा कि हमसे कह दो कि अब पूरा तुम्हारा पाक साफ हो गया, तो जब पाक साफ हो गया तब फिर जो वचनात्मक विबंध है उसमें ये हो गया कि अगर कोई वचनात्मक विबंध के द्वारा दे रकम से कम रकम स्वीकार कर रहा है तो वो कंप्लीट माना जाएगा और वो प्रतिफल माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में कोई बाधा नहीं आएगी। अगला है पर व्यक्ति द्वारा शुद्ध धन का भुगतान। अगर तृतीय व्यक्ति द्वारा आंशिक भुगतान या पूर्ण भुगतान के स्थान पर स्वीकार कर लिया जाए तो पूर्ण भुगतान के लिए बाद नहीं लाया जा सकेगा। तो इस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिफल की पर्याप्तता, है ना, कंसिडरेशन की सफिशियंसी के ऊपर बात की। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में क्या आता है, प्री में क्या आता है और इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को हमने आपको पढ़ाया। अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।